सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। सऊदी वफ्द पाकिस्तान के बड़े अहम दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद था और बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के साथ सऊदी वज़ीर ख़ारजा की रही, जिसमें 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी से मुताल्लिक बातचीत भी हुई है। और पाकिस्तान में कई शुबों में इस वक्त सऊदी अरब सरमायाकारी करना चाहता है और इसी सिलसिले में इसी माह के आखिर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी 2 रोज़ा दौरा करेंगे सऊदी अरब का। फिर अगले माह मई में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान आएंगे। तो ये बड़े इस वक्त मजबूती की जानिब ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, जो पहले ही बेइंतहा मजबूत हैं, लेकिन अब मामला सरमायाकारी की तरफ जा रहा है। जब से SIFC की तश्कील हुई है उसके बाद से मुख्तलिफ ममालिक को SIFC के जरिए इंगेज किया गया और अब सऊदी सरमायाकारी दरअसल पाकिस्तान में सरमायाकारी की नई राहें खोलेगी, जिससे पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट होंगी। पाकिस्तान की एक, इसको आप ये कह सकते हैं कि एक पाकिस्तान के सुनहरे दौर का आगाज़ होने जा रहा है, चूँकि फिर दीगर ममालिक भी जब आएंगे, रेकोडिक में जब सरमायाकारी होगी, पाकिस्तान में ग्रीन रिफाइनरी में सरमायाकारी होगी, दयामिर भाषा डैम है, ज़राअत का शोबा है, फिर खैबर पख्तूनख्वा में टूरिज़म का फ़रोग है, जिसमें ये तमाम पैसे लगने हैं, तो उससे ज़ाहिर है पाकिस्तान की माशी हालत काफ़ी बेहतर हो सकती है। लेकिन हुकूमत इन तमाम मामलात पर संजीदगी के साथ आगे बढ़ रही है, तो उसके लिए चैलेंजेस भी भरपूर हैं। चूँकि इस वक्त अपोजिशन जमातें एक ग्रैंड अलायंस बना चुकी हैं, 6 जमातें उसमें शामिल हैं और अब उनकी तहरीक शुरू होने जा रही है, जिस तहरीक को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का नाम दिया गया है। तो अब एक तरफ हम SIFC की वो काविशें देख रहे हैं कि जिसमें पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने की कोशिश हो रही हैं, और दूसरी तरफ जब अपोजिशन सड़कों पर होगी तो ये दोनों मामलात क्या पैरेलल चल सकेंगे या फिर अपोजिशन हुकूमत के लिए कुछ मुश्किलात पैदा कर सकती है। इस पूरी गुफ्तगू करेंगे। अली गौर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ हमरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। शुएब शाहीन साहब, ये हम ये देख रहे हैं कि सऊदी वफ्द यहाँ पर आया, एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई, वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई, SIFC की कमेटी से भी मुलाकात हुई, अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी अब पाकिस्तान में हो रही है और आप लोग के इस हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप लोग इस हुकूमत के खिलाफ अब एक तहरीक चलाने जा रहे हैं, नए इलेक्शंस का आप मुतालबा कर रहे हैं। तो ये जो मुल्क की मईशत इस वक्त मुस्तहकम होने जा रही है, मजबूती की तरफ जा रही है, आपकी इस तहरीक से ये मामला बिगाड़ का शिकार तो नहीं हो जाएगा? पहली बात तो यह है कि जो मईशत की तबाही हमने अपनी आंखों से पिछले 2 साल में देखी है, ऐसी तबाही 76 साल में पहले कभी नहीं देखी। दूसरी बात देखें, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सबसे बुनियादी उसूल ये है कि जहाँ कानून और इंसाफ की हुक्मरानी हो, आइन की पासदारी हो, निज़ाम इंसाफ दुरुस्त हो, बुनियादी इंसानी हुकूक दुरुस्त हो। मगर हमारे मुल्क में बदकिस्मती से गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमतें मुसल्लत हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत है जो कि इल्लेजिटिमेट है। कानून इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है। बुनियादी इंसानी हुकूक तकरीबन मुअत्तल हो चुके हैं। ओवरसीज़ का मिसट्रस्ट है। ऐसे मुल्क में जो पब्लिक सपोर्ट के बगैर इस तरह की हुकूमतें हुआ करती हैं, न वहाँ सियासी इस्तेहकाम होता है, ना कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज़ होती है, ना वहाँ इंटरनेशनल इन्वेस्टर ट्रस्ट करता है, ना आपके ऊपर कोई भी जो आपका अपना ओवरसीज़ है, जो आपका असल एसेट है, वो ट्रस्ट करता है। इस तरीके से मुल्क नहीं चला करते। अल्लाह करे इन्वेस्टमेंट आए, अल्लाह करे इस मुल्क की मईशत दुरुस्त हो, मगर ये तरीक़ा कार जो इन्होंने पिछले 1 साल में मुकर्रर कर रखा है, जिस तरह इस मुल्क की इकाइयों को कमज़ोर किया है, जिस तरह मुल्क की माशी तबाही निकाली है, जिस तरह इसको 6.2% की GDP को माइनस पे ले आए हैं, या 0.3% पिछले साल था और इस साल भी तकरीबन वही रफ्तार है और अगले साल भी इसी तरह की एक्सपेक्टेशन है। और जिस तरह डॉलर का रेट बढ़ा है, जिस तरह महंगाई हुई है, इंडस्ट्री, मुझे बताएं कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, आपका लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हो या इंटरनेशनल, इस महंगी बिजली के साथ, इस महंगी गैस के साथ, 22 से 25% सूद के साथ कैसे इंडस्ट्री लगाएगा? कैसे सस्टेन कर पाएंगे आप इस सिस्टम के साथ? मुमकिन नहीं है। अगर ये तर्ज अमल हमने ना छोड़ा, अगर हमने सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म ना किया, तो ये जो तबाही के दहाने पे हम पहुंच चुके हैं, जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, जो बिजली गैस के बिल आप बढ़ाए जा रहे हैं, सुबह शाम आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं,
ये इस तरह 25 करोड़ आवाम को जो अभी आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप उठा लें पिछले तो शोएब शाहीन साहब, ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, क्या ये सिर्फ पीडीएम के दौरे हुकूमत में या इस दौरे हुकूमत में, ये तो अभी तो 2.5 माह की हुकूमत है, या सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट में ऐसा हुआ है? इससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 4.25 साल दौर था, उसमें भी हमने पेट्रोल प्राइस बढ़ते देखी, उसमें भी हमने गैस और बिजली तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जाते देखी, उसमें भी महंगाई का एक तूफान था। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है कि महंगाई के तूफान को आप उठा लेना, आप फिगर्स उठा लें। फिगर्स आपका 12% आपकी थी महंगाई, 2 साल कोरोना के थे, 3.5 साल में से 1.5 साल आप उसमें से लगाओ, आप उठा लो कि आपका 147 आपका पेट्रोल की कीमत थी, आपके आटे की क्या कीमत थी, और उस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे जो कीमत थी आपके तेल की आज उससे भी कम हो गई है, और आप इसको 300 रुपये पे ले गए हैं। जो इसहाक डार साहब आए थे ये कह के कि जनाब मैं आकर के डॉलर को 200 से नीचे लाऊंगा, वो उठा करके 300 पे ले गए। उसके अपने ज़माने में हुआ, और इनके अपने जो आदाद व शुमार हैं 6.2% GDP ग्रोथ दे रहे थे। हमारे इन्होंने जो आदाद शुमार दिए, हमारी जो लास्ट गवर्नमेंट थी, उसके बाद जो इनके अपने आदाद शुमार आए, इनका जो 1 साल गुजरा उसके बाद 0.323% पे ले आए। अगर आपने इस मुल्क को, सबसे पहला काम होता है सियासी इलेक्शन आता है, सियासी इस्तेहकाम होता है जी। आपने फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए लोगों को हरा दिया, आपने कठपुतलियों को मुसल्लत कर दिया, वायसराय ला करके यहाँ बिठा दिए। आपने जो इंटरम सेटअप के लोग थे वो किस कानून और किस कायदे के मुताबिक आपने उठा करके उनको गवर्नमेंट का, प्रेजेंट गवर्नमेंट का हिस्सा बना दिया। इसका मतलब तो ये है कि ये सारी फिक्स मैच था और ये सारा कुछ मैनिपुलेशन थी, मैनिपुलेटेड था सारा, इस तरीके से नहीं चला करते। ठीक है शेख साहब, जिसको आप फिक्स मैच कह रहे हो, मैनिपुलेशन कह रहे हो, उसी में आप लोगों ने केपी में भी क्लीन स्वीप किया, वहाँ के रिजल्ट्स भी सामने। मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ, जरा जो चार्जशीट अब आपने बनाई है गवर्नमेंट के खिलाफ अली गौहर बलूच साहब से, जरा उस पर हम जवाब भी ले लें। तो अली गौहर बलूच साहब, ये 6.2 GDP थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, 12% महंगाई थी, फिर उनकी हुकूमत गिरी, पीडीएम की हुकूमत आई, और अब आप देखें कि अब हम IMF के 24वें प्रोग्राम में जा रहे हैं। ये भी आखिरी प्रोग्राम नहीं है, इन्वेस्टमेंट ज़रूर आई है लेकिन अभी तक आई नहीं है, अभी तक सिर्फ वादों तक मामला रुका हुआ है। तो ये आगे का क्या मंजरनामा होगा फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ी तज्जुब वाली बात है कि एक ऐसी पार्टी के नुमाइंदे से आपने मुझसे पहले सवाल किया कि जिन्होंने इस मुल्क की मईशत की धज्जियाँ उड़ाई, जिन्होंने इस मुल्क के कानून की धज्जियाँ उड़ाई, जिसने दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ की और बांगे दोहल की, आप उनसे अमन पर बात पूछते हैं, आप उनसे जो है वो मईशत की बेहतरी पे बात करते हैं। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे किसने लिए? बानी PTI ने लिए। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई 9 मई जैसे वाकयात किसने किए और किसने करवाए? वो बानी PTI ने करवाए और उसके हवारियों ने किए। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन बदनुमा दाग जो कि कलंक का टीका है उस पार्टी के माथे के ऊपर, कि जिसके वजीर खजाना ने सूबाई वज़राए खजाना को ये हदायत दी कि आप IMF को लेटर लिखें कि वो पाकिस्तान को कर्जा जात ना दे। वो पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी की बात करते हैं, जिनकी जब ये वो लोग हैं जबकि नून लीग के टाइम में 4% तक महंगाई की शरह थी, ये वहां से उठा के उसको 24-25% तक लेकर गए। ये तो कहते थे कि हमारी हुकूमत आएगी और पता नहीं कितने अरब डॉलर की जो है वो मतलब है बाहर से वो इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, और साथ ही साथ जो है मतलब है कि इतने लाख नौकरियां, कितने हजार लाख घर हम दे देंगे। वो मुझे बताएं वो घर किधर गए, वो नौकरियां किधर गई, वो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आनी थी और जो इधर दूध की नहरें बनी थी वो किधर गई? तो जब आप मुल्क के अंदर ये ठीक कहते हैं कि जब तक ये कहते हैं कि जब तक इन गर्द नुमा पार्टी को इक़्तिदार पर मुसल्लत गैर आईनी तरीके के साथ ना करें तब तक इस मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। यही वो धमकियां हैं जो पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन और दहशतगर्द पाकिस्तान को देते हैं। आजिज़ जामरा साहब, अब ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से इस वक्त ये हुकूमत बनी है। आपने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऑफ़र की थी, उन्होंने ऑफ़र ठुकरा दी। अब इस हुकूमत के दौर में आपको क्या लग रहा है, ये जो माशी अशारिया बेहतरी की जानिब हमें कुछ जाते दिखाई दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, तो ये आपकी फुल सपोर्ट इन तक रहेगी? चूँकि कुछ निचकारी
निचकारी की ऑफर्स भी सऊदी अरब को की जा रही हैं कि PIA में आए, वो जॉइंट वेंचर के तौर पर इसमें हिस्सा लें। कुछ और भी ऐसे इदारे हैं कि जिसकी ऑफर की जा रही है सऊदी अरब को। तो निचकारी के मामले पर पीपल्स पार्टी तो बड़ा एक अलग मौक़िफ़ रखती है। मैं सब जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर आपके प्रोग्राम में बैठे हैं या जो पाकिस्तान की जो अवाम है, मेन जो स्टेक होल्डर है, पहले तो हमें इस मुल्क के जो ख़ुद मुख्तारी है या इस मुल्क का जो इस्तेहकाम है मुआशी, उसको अपना मुफाद समझना चाहिए। उसके बाद हमारी सियासत शुरू होती है और उसके बाद इख्तिलाफ राय शुरू होती है और उसके बाद सब कोई अपनी अपनी मैनिफेस्टो के तहत हुकूमत वक्त के ऊपर तनकीद भी करती है और अपोजिशन का काम है कि उसके ऊपर तनकीद भी करे। आपको मालूम है कि अभी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी की मदद से ये गवर्नमेंट बनी, तो आपको ये याद है कि जब इरसा का चेयरमैन इसी हुकूमत ने जब नॉमिनेट किया था तो हमने उस पर एतराज़ किया। हमने एतराज़ किया कि ये काम जो है वो बिल्कुल जो रोटेशन है इरसा के चेयरमैन की जो डिसीशन है उसके अगेंस्ट हुआ है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस बात को माना और अपने फैसले को उन्होंने वापस ले लिया। इस तरीके से हम मेरे ख्याल में आगे बढ़ सकते हैं। अभी जहाँ तक बात की PTI के मेरे दोस्त ने, काबिल एहतराम है मेरे लिए, हम सब लोगों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, बाकी अपनी अपनी गुफ्तगू करनी चाहिए। सबसे पहला मसला इस रियासत का है कि जब आप अपने लोगों से और ख़ास तौर पर नौजवानों से इखलाकी इक़दार छीन लेंगे, उसको उस रास्ते से हटा के बदतमीज़ी के रास्ते पे लेके आएंगे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे हो रहा है। और दूसरी बात है मईशत की। अब जब ये बात की जा रही है कि जी यहाँ पर जो हुकूमत है, मिसाल तौर पीपल्स पार्टी के ऊपर भी PTI ये इल्ज़ाम लगा रही है कि जनाब आप तो 47 फार्म की पैदावार है, और उन्होंने बड़ा मशहूर किया हुआ है 47 फार्म को। अगर ये प्लान था किसी इदारे की तरफ से या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो आप अपने सूबे में तीसरी बार हुकूमत किस तरह बना के बैठे हुए हैं? नंबर 1, क्योंकि आपसे निशान छीना गया था, लोग तो वही थे, और आपकी वो सारी क़यादत जो आपकी बड़ी एक्टिव फेसेस वाली क़यादत थी वो ऐवानों में मौजूद है। अगर लेकिन इलेक्शन के अगले दिन और अगले 2-3 रोज तक ये एतराज तो आप लोग अभी था कराची के तक, आप MQM के मैंडेट को जाली कह रहे थे। जब तक सदारत के लिए आसिफ अली जरदारी साहब के वोट के लिए उनसे नहीं दरख्वास्त की गई थी, उस वक्त तक आप लोग को उनका मैंडेट जाली लग रहा था। एग्जैक्टली मुझे भी एतराज़ है। मैं हैदराबाद सिटी से प्राउंशियल असेंबली का इलेक्शन लड़ा हूँ, मुझे भी एतराज़ है। मैं पिटीशन में गया हूँ, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं, मैं कहाँ जाऊँ? मैं हैदराबाद सिटी का एक चौराहा जिससे लाखों अफराद गुजरते हैं वहाँ पर धरना दे के बैठ जाऊँ, या मैं प्रॉपर अपने जो प्रूफ हैं वो कंसर्न इदारों में, ये पहली बार तो नहीं हो रहा कि हम अपने एतराज़ात या इलेक्शन पिटीशंस मुतल्लिका अदालत में जाके पेश करेंगे जहाँ पर जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की रहनुमाई करते हैं। और मेरे ख्याल में PTI को बड़ा इंसाफ नज़र आ रहा है मिलते हुए, बड़ी ज़मानतें हो रही हैं और इनको ये डिपेंड करते हैं अदालती इंसाफ के ऊपर, कभी पेशावर हाई कोर्ट, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और जो अच्छी बात है उनको ग्राउंड पे रिलीफ मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में जो भी एतराज़ात हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में चले जाएं, वहाँ सरबराही जज साहिबान कर रहे हैं और सिटिंग जज साहिबान कर रहे हैं। अगर PTI ये तसव्वुर करती है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, हो सकता है कि 6 माह की मुसलसल हेयरिंग के बाद कोई 40-50 सीटें इनको और मिल जाए, हमें तो इतराज़ नहीं होगा। मगर इशू ये है कि जो मुआहदे हो रहे हैं, जो अभी सऊदी अरब की आपने बात की है, खुश आइंदा बात है और आने वाली नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए या जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके लिए खुश आइंदा बात है। मसला सिर्फ सऊदी अरब का नहीं है, मसला अब सीपेक का भी एक्सटेंशन का है। दूसरे दुनिया के ममालिक भी अगर इन्वेस्ट करें तो मौजूदा वफाकी हुकूमत पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट पाकिस्तान में लाए। जहाँ तक आपने कहा कि महंगाई की जो शरह है वो इतनी है कि मैं भी एक कॉमन पाकिस्तानी की तरह परेशान हूँ कि हुकूमत को आए हुए 2 माह अगर हुए हैं तो उसमें अभी तक रिलीफ महसूस नहीं हुआ, ना हो सकता है। अगर ये तूफान महंगाई है, मेरे ख्याल में उसकी जिम्मेदारी फिर वो मुआहदे हैं IMF से जो आपने टाइमली नहीं किए, जिसकी वजह से आप इलेक्शन से पहले तमाम जमातों के मंशूर में ये रिलीफ शामिल था। पीपल्स पार्टी का मंशूर हो, मुस्लिम लीग का मंशूर हो। जी मुकम्मल करने जरा ब्रेक पर जाना। मैं एक अर्ज कर लूं बात, मैं एक अर्ज कर लूं, बात समझ में आ जाएगी। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है धामरा साहब, जल्दी से मुकम्मल कर लीजिएगा। तो मैं बात कंप्लीट कर लूं। देखें वो कौन सी पार्टी थी, कौन सी जमात थी हुकूमत में आने के बाद जिसने बड़ी तेजी से वजीर खजाना तब्दील किए थे अपने?
अपने जो बैट्समैन थे, ओपनर, उनको तब्दील कर दिया था इन्होंने, सिर्फ इसलिए कि वो उनको मशवरा देते थे कि IMF से टाइमली बात करें। अपोजिशन ने कहा कि हम आपसे मईशत पे बात करना चाहते हैं। अगर आपने बात नहीं मानी कि जी हम IMF से बात नहीं करेंगे, फिर क्यों किए? वो टाइम पास किया आपने, उसके बाद आपने डिले करने के बाद आपने ठीक है, चलें दामोद साहब, ये पॉइंट आपका मुकम्मल हो गया। जरा एक छोटा सा ब्रेक हम ले लें और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो अली गौर साहब सेगमेंट का आगाज करता हूँ, उनके सामने फिर ये नुक्ता रखते हैं कि ये रिलीफ अभी तक लोगों के लिए क्यों नहीं जाहिर हो रहा। जब माशी इंडिकेटर इस वक्त बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो फिर इसके असरात आवाम तक क्यों नहीं जा रहे, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेने की बात हो रही है कि काबीना में शमूलियत की बाकायदा दावत उनको दी जाएगी, और फिर अपोजिशन की तहरीक इस सिलसिले में कहाँ स्टैंड करेगी। एक ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अली गौर बलूच साहब, आजिज धामरा साहब, शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो अली गौर बलूच साहब, ब्रेक से पहले आपकी बात भी अधूरी रह गई थी, को भी मुकम्मल कर लीजिएगा। और ये महंगाई में क्यों कमी नहीं इस वक्त लाने में आपकी हुकूमत कामयाब हो पा रही है? हम देख रहे हैं मौशी इंडिकेटर्स बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट बड़ा अपने ऑल टाइम हाई पर जा रही है, सऊदी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, लेकिन जो असल मसला है आम आदमी का वो महंगाई में कमी हो। ये जो चीज़ें इतनी बढ़ चुकी हैं जिनकी कीमत आसमान पर पहुँच चुकी है, इसमें कहीं कोई थोड़ी कमी तो आए। इलेक्शन से पहले तमाम जमातों के मंशूर में ये रिलीफ शामिल था। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल जिस तरह से कि आपने बजा फरमाया कि मुआशी इशारे जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और इनके जो समरात हैं वो आवाम तक इंशाल्लाह पहुँचेंगे भी। आपने देखा है कि जो रोटी की कीमत है, जो कि अमीर भी खाता है, गरीब भी खाता है, हर आदमी खाता है, रोटी की कीमत जो है वो कम हुई है बिलखसूस। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में चूँकि ये मुआशी तबाही जिस तरीके के साथ की गई PTI की हुकूमत में, और पाकिस्तान की मईशत की जो सत्यानाश किया गया, और जब ये इक़्तिदार से अलग हुए तो इन्होंने कहा जाते हुए इनके नाम नहाद लीडर ने कि मैं तो माइंस बिछा के जा रहा हूँ, तो वो बारूदी सुरंगें निकालते हुए कुछ टाइम लगेगा। जाहिर है कि अभी तक भी हम IMF के प्रोग्राम में हैं और IMF के प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जाहिर है कि ये तो अली गौर साहब, ये अब इनकी हुकूमत तो खत्म हुए 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। वो 10 अप्रैल 2022 और आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये 16 अप्रैल 2024 में हमें, और अभी तक आप वो सारा का सारा मलबा इन्हीं की हुकूमत पर डाल रहे हैं। उसके बाद PDM का एक 16 माह का दौरा है। देखिए, 16 माह का बिल्कुल दौर था, वो तो बिल्कुल वो दौर था कि जब ये IMF प्रोग्राम को सूबताज करके गए थे, और आपको याद होगा कि उस वक्त IMF प्रोग्राम रीस्टार्ट करने के लिए वो 11 माह 16 माह की हुकूमत को कितनी एफर्ट करना पड़ी थी। और साथ ही साथ आपके इल्म में है कि जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया है कि इन्होंने कहा कि जाते हुए माइंस बिछा के जा रहे हैं, तो जिस बेदर्दी के साथ इन्होंने पाकिस्तान के ख़जाने को लूटा और जितने तारीख के सबसे बड़े इन्होंने कर्जे लिए थे, तो उसके बाद अब इस मुल्क को संभालने के लिए मुआशी तौर पर जो इसके नुमाया और बेहतर जो नताइज नज़र आएंगे उस पर कुछ वक्त लगेगा। हमारी कोशिश होगी, और हमारे कायद का विजन भी यही है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, कि पाकिस्तान को फिर से 13 से जो 18 तक का पाकिस्तान था, जिसमें चीनी सस्ती थी, जिसमें घी सस्ता था, जिसमें बिजली की कीमतें कम थी, जिसमें गैस की कीमतें कम थी, जिसमें आम आदमी को रोजगार के मौके मिले थे, जिस पाकिस्तान में लोड शेडिंग का खात्मा किया गया था, जिस पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा किया गया था, हम पाकिस्तान को फिर उसी तरफ लौटाना चाहते हैं, उसी मतलब डायरेक्शन की तरफ ले जाना चाहते हैं, और उसी के लिए मेहनत कर। अली गौर साहब, कितना टाइम लगेगा इसमें? फिर ये 16 माह PDM के, 2.5 माह भी इस हुकूमत के, ये तकरीबन 2 साल के करीब तो आप लोग की इस हुकूमत को कुल मिला के हो चुके हैं जब से PDM की गवर्नमेंट आई। मजीद कितना टाइम लेंगे? नहीं, देखें, उस वक्त नीचे इनकी हुकूमतें थी, और उसके अलावा पंजाब में लगातार काफ़ी अर्सा तक निगरान हुकूमत कायम रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो हुकूमत है जो इलेक्शन के बाद आई है। अब हम इंशाल्लाह, हमने इन चैलेंजेस को कबूल किया है, और हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को फिर इस महंगाई के चंगल से, इन कर्जों के चंगल से, इस जो करप्शन के चंगल से पाकिस्तान को इंशाल्लाह निकालेंगे, और आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अवाम को अच्छी खबरें मिलेंगी। आइन और कानून की बातें करने वालों ने तो अपने डिप्टी स्पीकर सूरी के जरिए पाकिस्तान के आइन को रौंदा था, और किस आइन और कानून में लिखा है कि आप RTS सिस्टम के जरिए इलेक्शन जीत कर आए?
उस वक्त, और कौन ये कहता था, अंपायर की उंगली की बातें कौन किया करता था। तो ये किस ठीक है मलिक गौर साहब, उस वक्त आप लोग के ये तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात थे, अभी इनके वही तहफ़्फ़ुज़ात एतराज़ात हैं जो आपके 18 में थे। तो शुएब शाहीन साहब, ये अब जो आप लोगों की 6 जमाती ये ग्रैंड अलायंस एक बन चुका है, ये कितनी बड़ी थ्रेट है, कितना बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए? क्योंकि कल शौकत यूसुफ ज़ई साहब प्रोग्राम में मौजूद थे, तो कह रहे थे कि बस ये अक्टूबर नवंबर तक वो हुकूमत को कंटिन्यू होता देख नहीं रहे। तो ये कोई डेडलाइन आपने दे दी है हुकूमत को? पहले मैं ज़रा बलोच साहब की गुफ्तगू का जवाब दे दूं। देखें, एक बात उन्होंने की है कि जी 18 की हुकूमत, तो 22-23 या ये मौजूदा 24 की हुकूमत को ये किसकी हुकूमत समझते हैं? ये युगंडा की हुकूमत समझते हैं या किसी और मुल्क की हुकूमत समझते हैं? PDM 1 आया था और जो निगरान थे वो किसकी पहली बात यह है कि वो चॉइस किसकी थे और एक्सटेंशन किसकी थे, और आज किसकी हुकूमत में मोहसिन नकवी बैठा हुआ है। इसलिए ये कहना कि जनाब हमारा तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, तो वो गलत है। दूसरी बात, मुझे बताएं, ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने ये कहा था कि मैं माइंड उठा के जा रहा हूँ। आप कोई स्टेटमेंट मुझे उठा कर दे दें। बात यह है कि ये गलत कह रहे हैं। वो कहा जाता है ना कि कोई बंदा नहर के पार खड़ा होकर आपको गाली दे या आपके मुंह पे झूठ बोले तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे भाई, अगर आपके पास कोई सबूत है तो कोई ऐसी स्टेटमेंट अभी चला दें, मैं अभी रिजाइन कर देता हूँ, पॉलिटिक्स से रिजाइन कर देता हूँ, छोड़ें बाकी बात को। उन्होंने कभी ये बात नहीं की, कम से कम तारीख तो दुरुस्त कर लें। दूसरी बात, PDM ने कहा था महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आ रहे हैं, जो महंगाई के सारे फिगर्स आप उठा लें। भाई, आपका पेट्रोल 147 रुपए पे आप कहते हैं आपके दिल को कुछ होता है कि इतना महंगा पेट्रोल दे रहे हैं। आज 300 रुपए के आपके दिल को कुछ नहीं होता। डॉलर की कीमत 170 से 178 रुपए थी, आपने उठा करके इसको 300 रुपए पे ले आए, आपको कुछ नहीं फर्क पड़ा। और उसके अलावा आज वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट उठा लें, तकरीबन आधी आबादी आज की बिलो पॉवर्टी पे चली गई है। आपके मुल्क की आधी आबादी, आप उसको किधर जस्टिफाई करेंगे? आपकी इंडस्ट्री सारी तकरीबन बंद हो चुकी है और जो अभी चल रही है वो भी आखिरी सांसों पे है, जो कि इतने 22% रेट के साथ, इंटरेस्ट रेट के साथ, और उसके अलावा इतनी महंगी बिजली और गैस के साथ आप कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती। और जो बिजली की 12 रुपए का यूनिट, 12 से 16 रुपए का बिजली का यूनिट था, आज 70 रुपए पे पहुंचा दिया। और आपकी जो 500 रुपए गैस का बिल आया करता था, आज 50,000 रुपए का गैस का तकरीबन बिल आना शुरू हो गया है। और आप तो शुएब शाहीन साहब, ये ऑपोजिशन की जो तहरीक है, ये क्या ये तहरीक इन सब चीजों को हल कर देगी, इन मसाइल को? क्या हुकूमत का चले जाना या एक बार फिर इलेक्शन करवा देना इस मसले का हल है? क्या अरबों रुपया एक बार फिर इलेक्शन पर ज़ाय किया जा सकता है? इस आखिरी बात करके मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूं, वो ये कि देखें, सवाल करने को बदतमीजी ना समझें। आप एक्स बंद करके बैठे हुए हैं, आप ट्विटर बंद करके बैठे हुए हैं, सवाल का जवाब ढूंढें। जब कोई जवान, नौजवान, यूथ रीजनिंग करता है, पूछता है, आपसे सवाल करता है, तो आप उसको बदतमीजी ना समझें, उसका आप जवाब ढूंढने की कोशिश करें। ग्रैंड अलायंस इसलिए इस मसले का हल है। 70 अरब रुपए आपने इलेक्शन पे लगाए, 20 रुपए की एक बॉल पॉइंट से सारी टेम्परिंग करके आपने उठा करके रिजल्ट फेंक दिए। मेरा हल्का यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद है, किसी आप साफी से पूछ लें, किसी आप रिपोर्टर से पूछ लें, किसी इंटरनेशनल आप मीडिया वालों से पूछ लें, इस्लामाबाद के तीनों हल्के, मेरा हल्का तो बल्कि ये सारा शहर का हल्का और देहात का हल्का मिला के सबसे बड़ा हल्कों में से शामिल था। हर पोलिंग स्टेशन हम जीते हैं, 1,05,000 वोट लिए हैं। जिसने 50,000 वोट नहीं लिया वो अंदर बैठा हुआ है, वो असेंबली में बैठा हुआ है। तीनों हल्के, पिंडी का फिर आपने देख लिया सारा रिजल्ट, और इवन के डीजी खान जो रिमोट एरिया है, डीजी खान डिस्ट्रिक्ट की सारी सीटें MNA MP हम जीते हैं। अगर आपने फोर्जरी के जरिए जितवाना है, उसको आप रिजल्ट कहते हैं, तो इट इज रॉन्ग। आप मुझे बताएं कि ग्रैंड अलायंस अब इसलिए है कि इलेजिटिमेट हुकूमत, देखिए ये हक के हुक्मरानी किसका है? ये अवाम का है। अवाम जिसको देना चाहे वो ले आए। हम ये कहते हैं कि आप जुडिशल कमीशन बनाओ, फॉर्म 40। अच्छा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस मौजू पे, KP के बारे में कहते हैं, KP में हमारी 20 सीटें MNA MPA की हटाई गई जाली फॉर्म के जरिए, फॉर्म 45 के फोर्जरी की गई। हम ये कहते हैं कि हम सारी सीटें जिस चीज को आप कहें हम खोलने को तैयार हैं। आप आ जाएं, जुडिशल कमीशन बनाएं, फॉर्म 45 के मुताबिक जिसका हक बनता है उसको दे दें, ठीक है। लेकिन हक के नुमाइंदगी अवाम के हाथ से छीन के अगर एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के, सही। अब शुएब साहब, जो तहफ़्फ़ुज़ात आपके यानी अपोजिशन जमातों के हैं, वही हुकूमत की सपोर्टिव जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब आजिज़ धामरा साहब,
इन तहफ़्फ़ुज़ात को या इन शिकायत को क्या नज़रअंदाज करके फिर आगे बढ़ा जा सकता है जिस तरह आप लोग आगे बढ़ गए, या फिर ये पहले इन शिकायतों को कंसीडर करना ज़रूरी है, पहले जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके फैसले आना ज़रूरी है, 4-4, 6-6 माह का वक्त ले लिया जाता है, ये तो 10-10, 12-12 दिन में भी ये फैसले किए जा सकते हैं? देखिए, मैंने यही अर्ज़ की कि जब हम सब इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना चाहिए, इलेक्शन होने के बाद 70 के बाद वो कौन सा इलेक्शन है जिस पर यकजा तौर पर सारी जमातों ने एतमाद किया हो? मुझे आप बता दें वो इलेक्शन जिसमें 70 के बाद की इलेक्शन पे हमने कोई एतमाद किया हो। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी को एतराज़ात हुए हैं। 97 में क्या हुआ था? 97 में पीपल्स पार्टी को, शहीद बीबी जिंदा थी उस वक्त, 17 सीटें नेशनल असेंबली की एक सूबे से सिर्फ और अर्बन एरिया की भी सीटें नहीं दी गई थी। उस वक्त हमें भी एतराज़ थे। उसके बाद 2013 में हमारे साथ क्या हुआ कि हमारे छोटे छोटे कार्नर मीटिंग पे खुदकश बम धमाके होते थे। मुल्तान में एक कैंडिडेट को आप उठा के चले गए दहशतगर्दी के ओर में। उसके बावजूद भी एक सिस्टम है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि पूरे मुल्क में जो इलेक्शन है वो धांधली ज़दा है। अगर मैं वही सवाल को रिपीट कर रहा हूं कि अगर चौथी बार भी आपको सिंध मिल गया और हर बार आपको सिंध मिल जाता है, केपीके में एक पार्टी जो एतराज़ कर रही है उसने हुकूमत कैसे बनाई? मेरा एक सवाल है ना, मेरा आजजाना सवाल है, मेरा एक आजजाना सवाल है कि सिस्टम है, जुडिशरी है, और मौजूदा दौर में पीटीआई सबसे ज्यादा मुस्तफीद जुडिशरी से हो रही है। वहां पर जाएं और अपने 100 हल्के जो हैं वो रिपीट करवा के आए कि यहाँ पर धांधली हुई और ये सीटें पीटीआई को दी जा रही हैं। मगर मैं सिंपल सवाल ये कर रहा हूं कि नेशनल असेंबली में उस पार्टी की फिर नुमाइंदगी कैसे है? अपने केपीके के सूबे में तीसरी बार हुकूमत कैसे बनाई? तो वो बूटी हिलाल और बाकी मुल्क का शोरवा हराम। ऐसे नहीं हो सकता। जहां जहां जिस पार्टी को एतराज है, हल्के वाइज एतराज होते हैं, वो जाए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, सारी असेंबली खाली करवा के, चेंज करवा के इलेक्शन ट्रिब्यूनल से पीटीआई आ जाए। कम से कम मुझे एतराज नहीं होगा इस बात पे। मगर खुदारा कि हम सिर्फ ब्लॉक कर दे सारे मुल्क की मईशत को, तो ये खिलवाड़ होगा पाकिस्तानी कौम से, अवाम से, जिसके लिए आप कहते हैं कि ये मुल्क का आइंदा है, ये हमारी यूथ है, ये हमारे साथ हैं। फिर जब मुल्क की मईशत गिरेगी तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के कारकुन के लिए नहीं, वो PMLN के कारकुन के लिए नहीं, वो फिर यकसा कॉमन जो पाकिस्तानी है वो सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो अब अली गौर बलोच साहब, ये जो कुछ बयानात आपने कोट किया, ज़रा शुएब शाहीन साहब को उस पर एतराज़ भी था। उन्होंने कहा भी अगर आप वो साबित कर दें या दिखा दें या उसका कोई सबूत दे दें तो वो अभी सियासत छोड़ देंगे। तो अब आप अपना रद्द-ए-अमल दे दीजिएगा। हमले की बात तो की थी खान साहब। देखें बात ये है कि उनके अल्फाज का मतलब यही था जो मैंने बताया है, और खुदकश हमले वाली बात जो भी झामरा साहब बता रहे हैं वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं, उससे तो नहीं। तो खुदकश हमला क्या होता है? अंपायर की उंगली से भी ये मुकर जाएं, 9 मई के वाकयात से भी ये मुकर जाएं, जो PTV के ऊपर हमला किया था और उससे भी ये मुकर जाएं, सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द जो कब्रें खोदी थी उससे भी ये मुकर जाएं, वो रेडियो स्टेशन जिससे पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ, जहाँ आज भी इनकी हुकूमत है, पेशावर का रेडियो स्टेशन, उसके जला देने से भी ये मुकर जाए। तो मैं समझता हूँ कि फिर इस चीज़ का तो हल कोई नहीं है कि इस तरह तो जो पाकिस्तान के साथ दहशतगर्द है वो भी कहते हैं कि फलां कार्रवाई हमने नहीं की। तो बहरहाल, लेकिन अली गौर साहब, ये सब कुछ होने के बावजूद भी आप देखें कि जो इनके बैक्ड नुमाइंदे थे, जो इनके आज़ाद हैसियत में नुमाइंदे लड़े, सबसे ज़्यादा तादाद में उन्हें पब्लिक ने वोट दिया, वही कामयाब हुए। देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता, ये तो इनके पास तो अपना निशान नहीं था और उनमें से कुछ लोगों ने दूसरी पार्टीज भी ज्वाइन की हैं। बाकी ये है कि वही तो हम कहते हैं कि अगर इनको जहां से ये जीत जाए वो इलेक्शन ठीक है, जहां से ये हार जाए ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं खुद इलेक्शन पिटीशन में गया हूँ, मैं खुद ECP में मतलब है गया हूँ। तो ये अगर इनके तफाज़ात है, ये दोबारा पाकिस्तान जलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। दोबारा पाकिस्तान में किसी न किसी तरह से सियासी इंतशार फैलाने की प्लानिंग। चलो, अब आप ये कह रहे हैं जहाँ से हारे वहाँ एतराज कर रहे हैं, जहाँ जीते वहाँ एतराज नहीं है। तो अब शुएब शाहीन साहब, JUI को एतराज है, ठीक है। अली और साहब, जरा शुएब शाहीन साहब का भी रद्द-ए-अमल जाने। तो शुएब साहब, JUI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौलाना साहब की जमात के कि KPK में उनका मैंडेट चोरी हुआ है। लगाकर पाकिस्तान में आग लगाने। शुएब साहब, आप लोग वहाँ के हल्के खोल देना उनकी डिमांड पर। देखिए, मैंने कहा कि मैंने खुद खान साहब से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जिस हल्के को कहें हम खोलना चाहते हैं केपी का,
सारे हल्के कहना चाहते हैं हम खोलने को तैयार ठीक है, केपीके के हल्के खोलने को आप तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, आजिज जामरा साहब, अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आएंगे तो स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। सऊदी सरमायाकारी के बाद मुल्क की मईशत में क्या मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और सऊदी अरब की जानिब से 5 अरब रुपए के इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान में इस वक्त फैसला कर लिया गया। 5 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इस पाकिस्तान की मौजूदा करंट सिचुएशन में कितनी अहमियत की हामिल है। रेकोडिक मनसूबे में जब ये इन्वेस्टमेंट होगी तो उसको कितना फ़ायदा पाकिस्तान को पहुँच सकता है। फिर एग्रीकल्चर और मिनरल्स का जो शोबा है उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को दरकार होगी और दीगर ममालिक को किस तरह से इसमें इंगेज किया जा सकता है। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो कुछ एक लोकल इकॉनमी है उसमें हमने ऑयल प्राइसेस को गुज़िश्ता रोज़ बढ़ते हुए देखा, स्टॉक मार्केट बढ़ रही है लेकिन महंगाई भी साथ साथ बढ़ती जा रही है। तो ये महंगाई को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है और क्या ये इन्वेस्टमेंट आने से जो ओवरऑल मुल्क में एक महंगाई की लहर है इस पर भी कोई कमी आ सकती है, क्या कोई कनेक्शन दोनों के दरमियान पैदा हो सकता है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। खाकान नजीब साहब मेरे माशियात हमारे साथ मौजूद है। खाकान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो इन्वेस्टमेंट इस वक्त इनिशियली एक 5 अरब डॉलर्स की सऊदी अरब करने जा रहा है, ये इस वक्त कितनी ज़रूरी थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के मसाइल को किस हद तक हल करने में मुआविन साबित हो सकेगी, कितनी इन्वेस्टमेंट इस वक्त पाकिस्तान को दरकार है अपनी मईशत को संभालने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, एक तो ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान अपने आप को बियॉन्ड डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स पिच कर रहा है फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में सऊदी इंटरेस्ट अभी आपने देखा और वो एक इम्प्रेसिव डेलीगेशन है जो पाकिस्तान आया है। मैं इसलिए कहता हूँ कि मतलब फॉरेन मिनिस्टर, एनवायरनमेंट के लोग, मिनिस्टर agriculture, energy, all the relevant people were there. So that's one thing. But the second thing is कि Saudi now has the money because obviously उनका wealth fund भी बहुत बड़ा है oil prices की movement की वजह से। उनके पास खातिर खा ज़खायर भी हैं और वो invest भी करना चाहते हैं। अब दूसरी साइड पाकिस्तान की भी इंगेज करना चाहती है कि हम bankable projects उनको दिखाएं जो कि आज उन्होंने ज़रूर देखे हैं इन मैनी सेक्टर्स। एक तो कमेंट उनकी तरफ से आया कि हमने ब्रॉड सेक्टर्स में देखा, सो मे बी IT के सेक्टर में, मे बी मादनियात के सेक्टर में, मे बी एग्रीकल्चर में, मे बी डिफेंस में, सो अक्रॉस द बोर्ड आपने उनको पिच किया है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसमें तो कोई शक नहीं है। रिफाइनरी का प्रोजेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, रेकोडेक इज़ इम्पॉर्टेंट, कॉपर माइंस में इन्वेस्टमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओवरऑल पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट टू GDP को रेज करना इज़ इम्पॉर्टेंट। बट ये 2019 से सिलसिला चल रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान बहुत दफ़ा पिच कर चुका है, इस दफ़ा ज़्यादा सिंसेरिटी है। और एक फ़र्क जो है जो एक्नॉलेज कर रही है इस वक्त सऊदीया की टीम भी, वो ये है कि दी SIFC एज एन इंटर गवर्नमेंटल मेकनिज़म जो कि रिमूव कर सकती है वो कबाहतें जो कि हमारे सिस्टम में मौजूद हैं। सो दैट मे बी इज़ हेल्पफुल। सो एक होपफुली वी कैन मूव फास्टर ऑन दिस। आप उसको वन विंडो कहें, मैं उसको होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच कहता हूँ, उसको लेकर हम आगे चल सकते हैं। बट याद रखिए कि इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क बनाना प्रोफेशनल्स का काम है। मैं बार बार कहता हूँ कि गवर्नमेंट में हैविंग सर्व्ड फॉर सो लॉन्ग एंड सीइंग द गवर्नमेंट्स इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, जो बात मिसिंग रह जाती है, पॉलिटिकल विल भी है, एस्टैब्लिशमेंट की विल भी है, बहुत गुफ्तगू भी हुई है। बैंकेबल प्रोजेक्ट्स बनाना, उनको मतलब कैश फ्लो मेथड्स पे दिखाना कि व्हाट दे कैन मेक, और फिर ये खुद मुल्क के लिए सोचना कि क्या वो प्रॉफिट्स आएंगे, क्या उसके साथ साथ वो प्रॉफिट्स बाहर भी जाएंगे। बिकॉज हमेशा याद रखिए कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती है तो रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स भी होता है। फिर इसके साथ साथ ये सोचना कि व्हाट आर द एक्सपोर्ट एरियाज, व्हाट आर द एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र, व्हाट आर द एरियाज ऑफ ट्रांसफ़र जहाँ पे पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डीप थिंकिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज SIFC के प्लेटफॉर्म से ये सारी गुफ्तगू हुई होगी, पर मैं ये भी जानता हूँ कि ये जुज़ियात में जाना जो है ये बड़ा प्रोफेशनल टास्क है। अभी तक ये मिसिंग लिंक रहा है पाकिस्तान में। और मैं आखिरी बात ये कहूँगा, इसीलिए इन्वेस्टमेंट भी और प्राइवेटाइजेशन भी
दो वीक एरियाज हैं पाकिस्तान। और खाकान साहब, ये $5 अरब से फिर पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो कितने स्ट्रेंथन होंगे? हमने देखा इसका फौरी तौर पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया स्टॉक मार्केट पर, उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, 70,000 को इंडेक्स ने क्रॉस किया। लेकिन जो एक इन्फ्लेशन का इशू है, ख़ासतौर पर फूड इन्फ्लेशन का इशू, वो अपनी जगह पर बरकरार है। एक आम आदमी पर अभी भी उसी तरह से बोझ पड़ा हुआ है। तो ये इन फ्यूचर अगर ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आती रहीं तो महंगाई को भी कंट्रोल किया जा सकता है, इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल हो सकती है एक आम आदमी के लिए। तो हमने एक डिस्कस किया है कि जिन सेक्टर्स में भी आए हमें केयरफुली सेक्टर्स अपने तौर पे देखने हैं, एग्रीमेंट्स को केयरफुली देखना है, ये सब काम करना है। दूसरी बात आपने सामने बहुत अच्छी रखी कि क्या इससे कोई एम्प्लॉयमेंट या ऐसी जनरेशन हो सकती है। सो अगेन इट डिपेंड करेगा कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती है और वहाँ पे क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तीसरी बात आपने कहा कि क्या $5 अरब इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान के लिए डॉलर में सरमायाकारी इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम डॉलर शॉर्ट हैं, आज भी $7 अरब के रिजर्व्स पे खड़े हुए हैं। ये हार्डली 1-1.5 माह की पाकिस्तान की इंपोर्ट कवर देते हैं। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन पे जब आप आते हैं तो फिर आप पाकिस्तान के जो मुश्किल मसाइल हैं उनकी तरफ आते हैं। तो मैं बहुत कहता हूं कि सेक्टोरली इन्वेस्टमेंट लाना, कुछ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना इम्पॉर्टेंट है, बट पाकिस्तान के कलीदी मसाइल को हल किए बगैर इन्फ्लेशन कहाँ से आ रही है? इन्फ्लेशन आ रही थी अगर बहुत डिमांड क्रिएट हो रही थी प्राइवेट सेक्टर की, वो तो आपने तोड़ दी। जो गुज़िश्ता रात फिर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं, आलमी मंडी में हमने देखा कि आलमी मार्केट्स में वहाँ पर पेट्रोल प्राइस कम हुई, यहाँ हमने बढ़ा दी। जब तक हम इसको अंडर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो क्या इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रह सकेगी? अब जहाँ तक ताल्लुक है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड हैं, $25 अरब के करीब खर्च करते हैं, बट उस पर ₹60 हमें PDL पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाना पड़ रही है, जो मैं भी अपनी गाड़ी में उतनी दे रहा हूँ। अगर आप मुझसे अमीर आदमी हैं तो आप भी उतनी दे रहे हैं, बोल के मालिक भी उतनी दे रहे हैं, और जो मोटर बाइक चला रहा है वो भी उतनी ही दे रहा है। तब आप मुझे बताइए ना, ये सोच तो आपको कायम करनी है पाकिस्तान में कि क्या वो ₹60 को हल कर सकते हैं बाय डायरेक्ट टैक्सेशन या नहीं, एक बात। दूसरी बात, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऐसा ज़बरदस्त निज़ाम कायम किया जा सकता है पाकिस्तान में अगले 5 या 8 साल में? इसमें प्रोविंसेस का रोल जो है वो कलीदी हो जाएगा। 5 हुकूमतें काम करती हैं पाकिस्तान में, मैं हमेशा कहता हूँ, सेंटर और बाकी प्रोविंसेस की, और छठी गिलगित बल्दिस्तान की भी आप डाल सकते हैं। सो ये सोच पैदा कीजिए। सो अगर SIFC को डोमेस्टिकली देखना है तो उनको देखना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम EV पे बेस्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बेस्ड, पाकिस्तान की बका इसलिए भी है कि ये पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट हुई है या कैपेबिलिटी है वो उसको इन्वॉल्व करेगा। अरबाब, ये है जुज़ियात में जाकर कलीदी गुफ्तगू ऑन द फंडामेंटल रिफॉर्म्स ऑफ पाकिस्तान। ना IMF ने करनी है, ना कंसल्टेंट्स ने करनी है। आपको अपनी कॉम्पिटेंस बिल्ड करनी पड़ेगी हर सूरत में इन मसाइल को हल करने के लिए। बट आई रियली होप कि वी आर गोइंग दैट वे। एक नई गवर्नमेंट आई है। आखिरी बात, स्टॉक मार्केट इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग जिसे कहेंगे थिंग, और उसका मतलब यह है कि वो उम्मीद कर रही है कि नया IMF प्रोग्राम, अच्छा बजट, PIA की प्राइवेटाइजेशन, पाकिस्तान की जो इस वक्त फॉरेन इंटरेस्ट है इन पाकिस्तान, ये सब मटीरियलाइज कर जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खाका नजीब साहब, हमारे माशियात हमारे साथ। उम्मीद है कि इस नई हुकूमत के दौर में पाकिस्तान के इकनॉमिक इंडिकेटर्स मजीद मुस्तहकम होंगे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।